नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनोद राज चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं हेतु पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रमुख काव्य गुणों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखते हैं काव्य गुण। काव्य गुण का अर्थ है दोषाभाव, शोभाकारी या आकर्षक धर्म। यानी कि काव्य गुण से दोष का अभाव हो जाता है, किसी भी कविता की में शोभा में वृद्धि कर देता है, उसके आकर्षण को बढ़ा देता है। भरत मुनि के अनुसार दोष का विपर्यय गुण है, अर्थात उल्टा। जो दोष है उसका उल्टा क्या होता है? गुण होता है। वामन के अनुसार काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा को संपादित करने वाला तत्व या विशेषता गुण काव्य गुण कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप से इसकी जो परिभाषा है, कहा जा सकता है कविता सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। यानी कविता के सौंदर्य में जो वृद्धि करते हैं, जो अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं, वही जो धर्म होता है वह धर्म क्या कहलाता है? काव्य गुण कहलाता है। काव्य गुण का इतिहास। काव्य गुण को जानने के लिए इतिहास में क्योंकि काव्य गुण संस्कृत शास्त्र से या संस्कृत ग्रंथों से आया है, तो इसमें कौन विद्वान कितना मान है ये जानना जरूरी है। ये कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। भरत मुनि गुणों की संख्या 10 मानी है, जिसमें पहला है माधुर्य, ओज, प्रसाद, चौथा श्लेष, पांचवा समता, छठवां सुकुमारता, सातवां अर्थव्याप्ति, आठवां उदारता, नौवां क्रांति, 10वां समाधि। आचार्य बावन के अनुसार काव्य गुण की संख्या 20 मानी गई है। आचार्य भोज के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 24 है। आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुण की संख्या 2 औचित्य सौभाग्य मानी है। आचार्य दंडी के अनुसार इन्होंने भी काव्य गुण की संख्या 10 मानी है। आचार्य देव के अनुसार इन्होंने भरत मुनि और दंडी के 10 को लेकर और उसमें एमक अनुप्रास मिलाकर कुल 12 बताई है, जो कि बाद में निराधार हो गया था। आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन के काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। यानी कि इन दोनों के मतों को भारतीय काव्य साहित्य में सर्वसम्मत स्वीकार हुई। जो काव्य गुण की कितनी संख्या हो गई? 3। ऊपर जितनी भी बताई गई संख्या, उस संख्याओं को निराधार कर दिया गया और इस प्रकार काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई? 3, जो कि पहला है माधुर्य, दूसरा ओज, तीसरा प्रसाद। अब देखते हैं माधुर्य क्या है, ओज क्या है, प्रसाद क्या है। माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ है मिठास, श्रुति मधुर शब्दों का ऐसा विन्यास जो सहृदयों को अपनी सरसता और मधुरता से द्रवीभूत और आनंदित कर दे, वह माधुर्य है। परिभाषा: जिस काव्य के पढ़ने से पाठक या श्रोता का अंतःकरण द्रवित होकर आनंदमग्न हो जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुगुनि। मतलब इसको पढ़ने से हमारा क्या होगा? हमें बहुत आनंदित हो जाए कि श्री राम लखन जब धीरे धीरे चलते हैं तो उनकी जो पैरों में बजे हुए करधनी, वो पायल है, घुंघरू है, और उनके कमर में बधी हुई जो करधनी है, उनकी जो मधुर मधुर आवाज़ है, वो क्या कर रही है? हमें आनंदित कर रही है। तो जिस काव्य को पढ़ने से हमारा क्या हो? मन आनंदित हो, हमें अच्छा लगे, वो क्या है? माधुर्य गुण। जैसे वर दे वीणा वादनी, वर दे नौ गति नौ लय, ताल छंद नौ, नवल कंठ नल जलद मद्र रव, नौ भव के नौ बिहग बृंद को, नौ पर नौ स्वर दिए। तीसरा है बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। कितना अच्छा है। छाया करती रहे सदा तुझ पर सुहाग की छाह, सुख दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रीतम की बाह। इन सब को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें आनंद प्राप्त होता है। कुछ
बहुत ही मनमोहक वर्णन है, इसलिए यहाँ पे माधुर। माधुर गुण की पहचान हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उनको भी हम देख करके पहचान सकते हैं कि यानी उन तत्वों को जान करके हम माधुर गुण की पहचानता अच्छे से समझ सकते हैं। जिसमें पहला है सभी कोमल वर्ण का प्रयोग, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी का से माँ तक के वर्णों में टा, ठा, डा, ढा, टा वर्ग को हटा दिया जाए अड़ा को, तो बकाया सभी वर्ण इसमें प्रयोग किए जाते हैं। टा वाली लाइन इसमें नहीं प्रयोग की जाती। संयुक्ताक्षर का प्रयोग प्रायः अभाव, यानी कि जब कोमल शब्द का प्रयोग होगा तो संयुक्त नहीं रहेंगे, छोटे छोटे शब्द होंगे, ठीक है ना, कोमल शब्द होंगे, संयुक्ताक्षर नहीं होंगे। यदि संयुक्ताक्षर हो तो पंचमाक्षर के या अनुसार के साथ, जैसे अंग, नंदन, चुंबन, संशय, ये शब्द होंगे। संयुक्ताक्षर में भी होंगे तो कोमल वाले होंगे, ठीक है ना। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रायः अभाव रहता है, इसमें समास के पदों का नहीं प्रयोग होता है। कठोर वर्ण जैसे टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा का अभाव होता है। माधुर रस में श्रृंगार, करुण और शांत रसों में विद्यमान रहता है। रा के प्रयोग से बने हुए शब्दों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है, जैसे ट्रक, कर्म, इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं होता इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ओज गुण। ओज का अर्थ होता है तेज, प्रताप, दीप्ति। काव्य में ऐसा वर्ण विन्यास जो पाठक या श्रोता में उत्साह, स्फूर्ति, आवेश आदि जागृत कर दे, इसे ओज गुण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको पढ़ने से हमें क्या हो, उत्तेजना जागृत हो, तेज हो, बहुत तीव्र से जोश आ जाए, जैसे हम युद्ध के लिए तैयार हो जाए, ऐसा काव्य क्या कहलाएगा, ओज गुण कहलाएगा। पारिभाषिक तौर पर कहेंगे जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हृदय की भावनाएं उद्दीप्त हो जाती है और मन में उत्साह, स्फूर्ति, तेज, आवेश आदि उत्पन्न हो जाता है, उस काव्य में ओज गुण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हिमांद तुग शुद्ध पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देखिए, इसको पढ़ने से लगता है कि हाँ, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, ओज आ जाता है, अपने आप लड़ने के लिए जोश आ जाता है, ठीक है ना। अगले देखिए, महलों ने दी आग, झोपड़ियों में ज्वाला सुलगाई थी, झोपड़ियों में ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, यानी हमारे हृदय से वो स्वतंत्रता की चिंगारी आई थी, एक नहीं आ गई थी, अपने आप आ गई थी, एक हमारे हृदय में उत्पन्न हो गई थी, यानी हृदय से आई थी, कहीं से हम ला के उसमें नहीं डाला। हर भारतीय के मन में यह स्वतंत्रता अपने आप जागी है। क्यों? क्योंकि वो सब क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। तो इन सब को पढ़ने से हृदय में एक उत्तेजना जागृत होती है। जैसे देखना, निष्ठ, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ऐसे पंक्तियों को पढ़ने से हमें उत्तेजना जागृत होती है, जोश आता है, तीव्रता आती है, प्रताप होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ओज गुण होगा। जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हृदय की भावनाएं क्या हो, दीप्त हो जाए, मन में उत्साह, स्फूर्ति, तेज, ये सब जागृत हो जाए, वो क्या कहलाता है, ओज गुण कहलाता है। ओज गुण की पहचान हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे इस रचना में टा वर्ग कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, ठीक है ना, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा सभी व्यंजनों का प्रयोग होता है। रा के संयोग से बने हुए शब्द रेफ युक्त शब्द, इसे रेफ भी, रा के बने हुए शब्द, रा से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, रेफ वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे ट्रक हो गया, कर्म हो गया, मर्म हो गया, ये सब क्या है, रेफ वाले शब्द है। संयुक्ताक्षरों और लंबे लंबे समास युक्त शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, इसमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। रचना शैली एवं शब्द योजना सुसंगठित एवं सुनियोजित होना आवश्यक है। इसमें द्वित्व गुण वाले व्यंजक वर्णों का प्रयोग होता है। द्वित्व गुण वाले व्यंजक कौन से होते हैं, जैसे देखिए, जैसे ये समुज्ज्वला, समुज्ज्वला में जा, वा में जा है, ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना।
ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। हालांकि ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब व्याकरण की शुरुआत भाग पढ़ाया जाएगा तो, ठीक है ना। ओज गुण में वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रस विद्यमान रहता है। ओज से बात होता है तो वीर होगा ही, स्वाभाविक है। रौद्र होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। भयानकता, जब भयानक होगा, जब युद्ध लड़ेंगे तो भयानक हो जाएगा। और विभत्स, बहुत घृणित भी होगा, मारपीट होगी, खून बहेगा तो विभत्स हो जाएगा। ये सब इसमें विद्यमान रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या निर्मलता। वस्तुतः प्रसाद गुण युक्त काव्य को पढ़कर या सुनकर हृदय पर छा जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए, मन खिल जाता है, इसलिए इसे प्रसाद गुण कहते हैं। परिभाषा, जहाँ कविता का अर्थ और भाव पढ़ते या सुनते ही समय में समझ में आ जाए और पाठक या श्रोता के चित्त में व्याप्त होकर उसे भाव विभोर कर दे, तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। यानी कि जिस काव्य को पढ़ते ही हमारे मन में क्या हो जाए, उसका अर्थ अपनी आप समझ में आ जाए। जैसे ही पढ़े तो अर्थ आसानी से समझ में आ जाए और हमारा मन, ध्यान सब क्या हो जाए, उसी में पूरी तरह से लग जाए। ऐसा काव्य, ऐसी कविता में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रसाद गुण। अब प्रसाद और माधुर्य में इतना अंतर है कि प्रसाद से क्या होता है कि उसका अर्थ आसानी से समझ में आता है और माधुर्य का आनंद तो मिलता है, उसमें भी आनंद इसमें भी मिलता है, लेकिन उसका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। इसका अर्थ अपने आप समझ में आ रहा है कि हे प्रभु, अगर आप हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हमारा सब कुछ सुंदर हो जाए, तन भी सुंदर हो जाएगा, मन भी सुंदर हो जाएगा और जीवन तो सुंदर हो ही जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्रभु से वो प्रार्थना कर रहा है कि ज्ञान दे करके हमारे दुर्गुणों को अपने आप दूर कर दीजिए। इसका अर्थ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, चुप रहो जरा सपना पूरा हो जाने दो, घर की मैना को जरा प्रभाती गाने दो, ये फूल सेज के चरणों पर धर देने दो, मुझको आंचल में हर सिंगार भर लेने दो। कितना सरल है। नेक्स्ट है, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। ये भी, इसका भी अर्थ समझ में आ रहा है। फिर भी इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको पढ़ करके हम समझ जाएंगे कि क्या, कहाँ पर प्रसाद गुण होगा, कहाँ पर नहीं होगा। तो देखते हैं, पहला है सरस तथा सरल एवं सीधे सीधे शब्दों की रचना में प्रसाद गुण होता है। मतलब इसके जो शब्द होते हैं छोटे छोटे होते हैं, सरल होते हैं, सीधे होते हैं और आसानी से समझ आने वाले होते हैं। दूसरा, यही गुण अधिक समय तक प्रभावशाली रह सकता है, क्योंकि यह सीधे हृदय पर छाप छोड़ता है। कि इसको पढ़ने से हमारे मन में, हृदय में कुछ देर तक ही विद्यमान रहता है, हटता नहीं है। ठीक है ना। सभी रसों की रचना प्रसाद गुण युक्त हो सकती है, यानी प्रसाद गुण में थोड़ा थोड़ा सभी रस पाया जाता है। नेक्स्ट है, अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण की विशेषता है। अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है, पढ़ोगे तो अर्थ इसका बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये रहा कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्य गुण, जिसमें 3 सम्मिलित किए गए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तीनों का विश्लेषण यहाँ पर किया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मेरे चैनल से तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।